आप सभी का इस यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ में आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है ये साइंस है और आज हम लोग करेंगे कंप्लीट साइंस का टेस्ट सीरीज़। ये जो टेस्ट सीरीज़ आप देख पा रहे हैं कि दृष्टि पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूरे साइंस के क्वेश्चंस हैं सेक्शनल टेस्ट, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए फटाफट से। टारगेट आप देख रहे हैं कि 27 अक्टूबर आपका प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है और इसी प्रीलिम्स को एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत सारी सीरीज़ आपके इस चैनल पर आपको चलाई जा रही हैं। जैसा कि एक सीरीज़ है बूस्टर सीरीज़ के नाम से, बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। क्यू का कंप्लीट निचोड़ है ना, उसके साथ साथ एंशिएंट और बाकी अदर सब्जेक्ट्स भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक, आज के क्वेश्चन के बारे में बता दें इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में। क्वेश्चन नंबर 49 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले का क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का है। किसका है? करंट अफेयर का है, तो उसको हम अलग एक सीरीज़ में कंप्लीट करा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ में। ठीक है, तो वो अलग रहेगा। करंट अफेयर्स में नहीं कवर किया, सिर्फ साइंस के क्वेश्चन को हमने यहाँ लिया है। तो स्टार्ट करेंगे 49 से और कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 150 तक। ठीक है, तो फटाफट से रेडी हो जाइए और देखिए दृष्टि IAS के इस कंप्लीट साइंस के टेस्ट सीरीज को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल नहीं है? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास दही, नींबू पानी, संतरे का रस या सिरका। तो साथ ही इसमें कौन सा एक जो है अम्ल नहीं है, तो हो जाएगा ये नींबू पानी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नींबू पानी। क्यों ऐसा कि आप देखेंगे कि दही में भी अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और संतरे का रस और सिरका इन सब में अम्ल पाया जाता है, जिस वजह से ये क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक, और नींबू पानी की अगर बात करें तो नींबू पानी एक अम्ल नहीं है, ये क्या है, ये एक क्षार है। क्या है? ये एक क्षार है और इसमें जो इसका रासायनिक नाम अगर हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होता है, इसलिए नींबू पानी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जरूर बताइएगा कि ये टेस्ट सीरीज वाले में आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी। ठीक है, नींबू पानी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें कह रहा है कि लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का कारण क्या है? ठीक है, लंदन स्मॉग या सल्फ्यूरस धुंध का कारण क्या है? तो ऑप्शन है कोयला, ओजोन है ना, नाइट्रिक अम्ल या पराबैंगनी किरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोयला। ठीक है, ऑप्शन ए कोयला हो जाएगा। क्लियर है? कोयला से लंदन स्मॉग क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले ये लंदन में बना था और इसका दूसरा नाम अगर हम बात करें तो इसका दूसरा नाम है सल्फरस हेज। क्या नाम है? सल्फरस हेज। ये नाम याद रखिएगा, सल्फरस हेज इसका दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अश्रु गैस जो है ना, अल्फा क्लोरो एसिटोफेनोन, गंधक, सल्फर, अस्ट्रेंजर गैस, जिनो, लाफिंग गैस, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? सही नहीं है, तो डी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि लाफिंग गैस जो है ये नाइट्रोजन नहीं है। बाकी तीन जो सही है इसको हमें क्या करना है, इसको हमें अच्छे से तैयार कर लेना। अश्रु गैस, ठीक है, गंधक और स्ट्रेंजर गैस, जिनोन। लाफिंग गैस नाइट्रोजन ना होकर तो इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की जगह पे क्या होता है यहाँ पे अगर देखें तो ना, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड होता है जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। माचिस कीटनाशक तथा कवकनाशक में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग किया जाता है साथियों? इसमें ऑप्शन है सल्फर, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फास्फोरस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सल्फर। ठीक है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, माचिस हो गया या फिर कीटनाशक हो गया है ना, कवकनाशक हो गया, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर का। ठीक है, इसका अगर आप देखेंगे रासायनिक इसमें तो इसका जो मुख्य व्यावसायिक उपयोग है सल्फेट और फास्फेट के उसके लिए उर्वरक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मैच करने वाला है 53। सूची 1 और 2 से मिलान करना। सूची 1 है, सूची 2 है। इधर क्या है? अम्ल के नाम है, उधर क्या है? स्रोत। तो एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल। ठीक है, तो मिलान करना है। तो आप देखेंगे एसिटिक अम्ल किसका हो जाएगा? पहले तो सिरका हो जाएगा, ए का तीसरा। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा है ना। टार्टेरिक अम्ल खट्टा और ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर हो जाएगा, टार्टेरिक अम्ल आपका अंगूर हो जाएगा और मैलिक अम्ल सेब हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ए का तीसरा, ठीक है, और बी का हो जा रहा है हमारा दूसरा। ए का तीसरा और बी का दूसरा। तो अभी इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, ए का तीसरा, बी का दूसरा। तो आपको पहले ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन ए में मिल गया राइट आंसर ए। इससे ज़्यादा इसको मिलाने से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हमें यहाँ पे ये चीज़ें ध्यान रही, इस चीज़ को याद कीजिएगा, कई बार ये पूछा जाता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, सिरका का हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर, टार्टेरिक अम्ल अंगूर और मैलिक अम्ल सेब।
इस तरीके से मिलान वाला भी ध्यान रखिएगा। साथ ही एक चीज़ और बता दें आपको कि इसी टेस्ट सीरीज और PYQ से रिलेटेड यानी इसका पूरा कंप्लीट निचोड़ दीजिए। जिस तरीके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी एक अलग सीरीज चलाई जा रही है शॉर्ट नोट्स के रूप में, तो सीरीज़ आप जरूर जाके देखिएगा, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। वहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हम आपको टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, PYQ अलग से करा रहे हैं, लेकिन उन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट सीरीज एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से चलाई जा रही है, बूस्टर सीरीज के नाम से। ठीक है, तो उस चीज़ को आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, मानव रक्त का pH मान होता है। तो मानव रक्त का pH मान कितना होता है? 7 से कम, ठीक है, या फिर इस डिफरेंस में आप देखिए कितने में होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 7.35 से 7.45 के बीच में ये होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि pH का अर्थ आप जानते हैं, pH का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन की क्षमता यहाँ से तात्पर्य pH मान, और pH मान आप जानते हैं किस तरीके से वैरी करता है। एक और चीज़ याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी के जो उसका pH मान है मूत्र का यानी पेशाब का आपका है, तो 6 से लेके वो कितना 6 से लेके 7.5 के बीच में रहता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, कई जगह ये भी तो पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ एक और pH आपको बता दें ब्लड का। ठीक है, ब्लड का pH भी ध्यान रखिएगा, ब्लड का pH आप देखेंगे 7.35 से, ठीक है ना, और कितना 7.45। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वाला ही हमारा हो जाएगा, ध्यान रखना इस तरीके से चीज़ों को। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप है। कास्टिक सोडा का रासायनिक रूप क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है साथ में, कास्टिक सोडा का क्या हो गया रासायनिक रूप से, क्या इसको कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को कहते हैं, आप देखेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या होता है? बेकिंग सोडा। क्या होता है? बेकिंग सोडा, तो ये नाम भी याद रखेंगे, बेकिंग सोडा। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर है। और कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट इसका भी नाम आपको बता देते हैं, कॉपर सल्फेट का भी एक नाम है, इसको कहते हैं नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा या ब्लू विट्रियल, ब्लू विट्रियल या नीला थोथा इसको कहा जाता है ना। तो ये सब नाम भी याद रखिएगा ऑप्शन के थ्रू, जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको सिर्फ हम बता दे रहे हैं, लेकिन जो वाला नोट्स वाली निचोड़ वाली क्लास करा शॉर्ट नोट्स वाली, वहाँ पे आपको देखेंगे सारा आपको एक पेज पे एकदम नोट्स के माध्यम से वहाँ पे सब आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56, हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। और दूसरा कह रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर का प्रयोग बताइए, कौन सा सही है? या तो एक ऑप्शन, दो, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों। ठीक है, दोनों यहाँ पर सही है अपनी जगह पर। यानी अगर हम बात करें तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट हमें याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें से निम्नलिखित में से किसका उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, जो इस तरह के रसायन होते हैं जो फलों को पकाने के काम आते हैं, तो ऑप्शन एल्केन्स, फिनोल, एथिलीन या फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एथिलीन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? एथिलीन। तो एथिलीन याद रखिएगा, एथिलीन नाम याद रखिएगा। ठीक है, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे फूड स्पिरिट कहा जाता है और इसका उपयोग पेंट के विलायक के रूप में किया जाता है? ठीक है, तो फूड स्पिरिट के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, सोडियम क्लोराइड या ग्लिसरॉल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल। ठीक है, मिथाइल एल्कोहल को इसका रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो CH3OH होता है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और इसको क्या कहते हैं? वुड स्पिरिट। ठीक है, वुड स्पिरिट के नाम से किसको जानते हैं? मिथाइल अल्कोहल को। ठीक है, नाम याद रखें, वुड स्पिरिट। इसको किस लिए के उपयोग किया, कहाँ किया था इसका? तो पेंट के लिए विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? और इसमें कुछ अलग से नाम जो जिसको एक्सप्लेन करना, सोडियम क्लोराइड जानते हैं, बेंजाइल एल्कोहल और ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ग्लिसरॉल क्या है? इसको ग्लिसरीन भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है? एक ट्रायल यौगिक है। इसमें क्या होता है कि ये रंगहीन गंधहीन एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, जो लिपिड्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 59 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी नहीं है तो वो चीज़ पहले हाईलाइट कर लीजिएगा पेपर में, यहाँ से क्वेश्चन गलत
हो सकते हैं, ठीक है, तो सही नहीं है। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, ठीक है। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन PTF जो है टेफ्लॉन के नाम से भी जाना जाता है। और PC रबड़ क्लोरोप्रोपीन जो है पॉलीमराइजेशन द्वारा निर्मित होता है। और नियोप्रीन एक प्राकृतिक बहुलक, हमसे पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो इसमें जो है नियोप्रीन जो है प्राकृतिक बहुलक नहीं है, यही ऑप्शन गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्यों ये गलत है कि नियोप्रीन जो है ये एक सिंथेटिक रबर है, ना कि प्राकृतिक बहुलक। क्या एक सिंथेटिक रबर है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है हमसे गलत कौन सा है, तो और नियोप्रीन वाला गलत है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। ये नियोप्रीन होता क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है थोड़ा जान। इसका उपयोग जो है पाइप बनाने में, ठीक है, बेल्ट बनाने में इत्यादि में इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो नियोप्रीन का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ये अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60, बुलेट प्रूफ सामग्री जो है बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है केवलर, लेक्सन, टेफ्लॉन। इसका उपयोग करके बताना है कि किस में उपयोग की जाती है, ठीक है। तो देखिए किस में उपयोग की जाती है, ऑप्शन देख के बताइए, केवलर, लेक्सान या टेफ्लॉन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A केवल फर्स्ट और सेकंड। आप देखेंगे यहाँ पर कि केवलर और लेक्सान इसी दोनों का उपयोग करके क्या बनाए थे, बुलेट प्रूफ सामग्री बताई जाती है। टेफ्लॉन के इसमें उपयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। टेफ्लॉन जो है एक सिंथेटिक पॉलीमर है, इसका उपयोग जो है कुकवेयर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए किया था। टेफ्लॉन अलग से भी आपसे ध्यान रखिएगा, टेफ्लॉन जो है ये नॉन स्टिक बर्तन वगैरह बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, जो चिपकने वाला बर्तन ना हो, ठीक है, बहुत चिकना होता है, ठीक है। तो इसका उपयोग उससे लेके पैन वगैरह जो होता है, फिर कढ़ाई वगैरह जो आती है जिसमें नॉन स्टिक वाली होती है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप तो कि पूरा चीज़ आपको यहाँ समझ में आया। केवलर और लेक्सान इससे बुलेट प्रूफ सामग्री बनाई जाती है, और टेफ्लॉन इसका ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन A राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन TNT का उपयोग किया जाता है। अभी इसको बताएं साथी, जब हम PYQ पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, वहाँ पे आपको हम बताए थे कि इसको इस तरीके से पूछ सकता है। तो इसको डायरेक्ट बताया था कि विस्फोटक है। क्या होता है ये, एक विस्फोटक होता है। तो देखिए PYQ वाली जो सीरीज़ है उसमें क्या हम आपको लेकर आ रहे हैं कि जो पूरे PYQ पे BCS के उसको सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। साइंस हमने 5 दिन का टारगेट दिया था। साइंस जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको टारगेट दिया जाता है, ठीक है। अभी टारगेट साइंस का था, तो साइंस कंप्लीट हुआ, फिर साइंस के फुल लेंथ यहाँ पे टेस्ट करा दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमने पूरे PYQ में इस चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करके ऑप्शन को डिटेल एनालिसिस के साथ किया था, जो बहुत ही हेल्पफुल हो रहा है। जितने लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं उन लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, और ये चीज़ जान के बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन अगर देखेंगे तो इसका उपयोग किया जाता है, तो क्या एक विस्फोटक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन PYQ से ही है। LPG तरलीकृत जो है इस गैस निर्मित है किससे, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। इथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसा तो कुछ नहीं है, बेंजीन भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं, प्रोपेन और ब्यूटेन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन A राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन A देखेंगे यहाँ पे, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। LPG में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। एक और यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा। LPG में जो दुर्गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है उसमें, मिथाइल मरकैप्टन, ताकि अगर LPG रिसाव करे, ठीक है, LPG रिसाव करे तो उसका पता लगाया जा सके। एथिल मरकैप्टाइन उसका नाम है, क्या नाम है, एथिल मरकैप्टाइन, उसको नोट कर लीजिएगा, एक बार बता देते हैं। एथिल मरकैप्टाइन वो क्या होता है, LPG में जो दुर्गंध पैदा होती है, क्या होती है, LPG में जो दुर्गंध पैदा होती है, जैसे गैस लीकेज क्या महकना शुरू कर देता है, तो एथिल मरकैप्टाइन होता है, ठीक है। तो पॉइंट भी याद रखिएगा, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में नहीं किया जाता। फिर से देखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, एस्कॉर्बिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D, फार्मिक अम्ल का उपयोग जो है इसमें नहीं किया जाता है, क्योंकि ये उत्तेजक वाष्पशील अम्ल है। क्या है, ये उत्तेजक वाष्पशील है। बाकी 3 का अगर उपयोग हम देखें तो उसमें किया जाता है, और पूछा नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D, फार्मिक अम्ल। क्यों नहीं है हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये क्या है, एक वाष्पशील उत्तेजक रंगहीन अम्ल है, ठीक है। और इसमें द्रव में ये मौजूद क्या होता है, इसमें कुछ चींटियों द्वारा ये उत्सर्जित, तो फार्मिक अम्ल किसके द्वारा, चींटियों के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो उसके डंक में इसी भी पूछा जाता है, क्वेश्चन साइंस का पूछा हुआ है, ठीक है, फार्मिक अम्ल के बारे में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 64, प्रशांतक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्रशांतक उपयोग किस लिए किया जाता है, सूक्ष्म जीवों को विकास करने के लिए, चिंता को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में। तो इसका उपयोग किया जाता है साथियों चिंता को कम करने के लिए, ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रशांतक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चिंता को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि
कुछ पीड़ाहारी औषधियों का उपयोग जो है चेतना को खोए बिना, जैसे होता ना कि दर्द से राहत के लिए किया जाता है, तो उसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल तो आप देखेंगे एस्पिरिन और या पैरासीटामोल उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी PYQ से, इंग्लिश क्वेश्चन हम करा चुके हैं PYQ वाले में। देखिएगा, उत्पाद दिया हुआ है और उसके चीनी के प्रकार दिए हुए, अंगूर, शहद, दूध और टेबल शुगर, ठीक है। क्या दिया हुआ है? टेबल शुगर। इसका क्या करना है हमें? इसका हमें मैचिंग करना है। मैचिंग वाला ये विकल्प यहाँ नीचे दिया हुआ है, पहले ऊपर से हम लोग चेक कर लेते हैं कौन सा हमारा सही बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ए अंगूर, अंगूर में क्या होगा आपका? अंगूर में ग्लूकोज होगा, ठीक है। अंगूर में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। शहद में आपका क्या हो जाएगा? सीधे सीधे फ्रैक्टोज हो जाएगा। दूध आप जानते ही हैं, दूध में क्या होगा? लैक्टोज, ठीक है। चौथा टेबल शुगर क्या है? टेबल शुगर आपका क्या बचा? टेबल शुगर आपका बचेगा सुक्रोज, ठीक है। तो इस हिसाब से ये आप मिलान कर लीजिए, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अभी नीचे जो हम 1 2 3 4 मिलाएंगे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ए का दूसरा और बी का पहला, चलिए ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है। ए का दूसरा और बी का पहला, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या? हमको पहला ही मिल जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर मिल जा रहा है। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ फिर से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिएगा, अंगूर याद कर लिए ग्लूकोज, शहद फ्रक्टोज, दूध लैक्टोज, टेबल शुगर सुक्रोज। तो ये चीज़ याद है, यही हमें याद रखना है, आगे यही परीक्षा में काम आने वाला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में नहीं किया जाता है? बार बार ध्यान दीजिएगा, शॉर्ट पर नहीं। वनस्पति तेल, कास्टिक सोडा, सोडियम रोसिनेट, सोडियम सल्फेट। तो इसमें साबुन के निर्माण में किसका उपयोग नहीं किया जाता साथियों? तो देखेंगे सोडियम सल्फेट का उपयोग नहीं किया जाता है। साबुन को निर्माण में किसका किसका? वनस्पति तेल भी यूज होता है, कास्टिक सोडा भी यूज होता है, सोडियम रोसिनेट भी यूज होता है। तो ये सब क्या होता है? उसमें कच्चे माल के तौर पे तीनों यूज किए जाते हैं। और इसमें क्या यूज नहीं किया जाता है? तो देखेंगे क्या नहीं यूज किया जाता है? सोडियम सल्फेट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो कच्चे माल के तौर पर इन तीनों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी ये 3 पे हमें ध्यान रखना है कि जो उपयोग किया जाता है और जो नहीं किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है, सोडियम सल्फेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? वाट, कूलम, वोल्ट, हर्ट्ज। क्या है विद्युत शक्ति का मात्रक? तो हो जाएगा इसका विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। शक्ति इक्वल टू क्या होता है? शक्ति अगर आप देखेंगे तो इसका होता क्या है? P इक्वल टू W/T इसका फार्मूला होता है, और वहाँ से हमें क्या मिल जाता है? ये वाट इसका मात्रक मिल जाता है। बाकी अदर भी जो मात्रक है उसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। कूलम क्या है? ये कूलम क्या है? आवेश का मात्रक है, ठीक है, चार्ज का। कूलम क्या है? आवेश का मात्रक हो गया। हर्ट्ज जो है आपका किसका? फ्रीक्वेंसी का मात्रक हो गया, यानी आवृत्ति का मात्रक हो गया, ठीक है। वोल्ट क्या हो गया? वोल्ट जो है आप देखेंगे विद्युत विभव है, किसका? विद्युत विभव है। इस तरीके से जब आप टेस्ट सीरीज को लगाते हैं या फिर PYQ को लगाते हैं, ऑप्शन जहाँ से कुछ चीज़ें बन सकती है उन सब चीज़ों का, मान लीजिए अगर आपसे यहाँ पे इससे पूछ लिया विद्युत शक्ति का मात्रक, आप लगाया ऑप्शन वाट लगाया, फटाफट से आगे बढ़ गए। लेकिन अगर जहाँ पे थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन निकल रही है ऑप्शन से, उनको भी हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि अगली बार इसका भी पूछ सकता है। तो इसी तरीके से हमें PYQ भी करना और टेस्ट सीरीज भी करना है। तो हमने आपको तीनों ऑप्शन का बता दिया, जहाँ पे बन पा रहा है जो चीज़ पॉइंट्स निकल पाएंगे वहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे विद्युत शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का मात्रक है 68 नंबर क्वेश्चन, किसका मात्रक है? दूरी का, गति का, तीव्रता का या समय का। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? ये सभी जानते हैं किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। क्लियर है? और प्रकाश की चाल आप जानते हैं, इसमें आपको बता दें क्या कहते हैं, खगोलीय वर्ष जो है अभी दूरी का मात्रक है, जिसमें आपको तय की दूरी जितना होता है वो बता दें कितना होता है, 9.46 × 10, ठीक है। इतना मीटर पे ये करके इतने डिस्टेंस पे ये क्या होता है? तय की हुई दूरी के बराबर होता है, खगोलीय दूरी के बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऑडोमीटर से इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69, ओडोमीटर एक उपकरण है। कैसा उपकरण है? ओडोमीटर, ठीक है। तो ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है, एक पहिए वाला वाहन दर्ता है कि दूरी को नापने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंग या आवृत्ति को नापने के लिए, तरंगदैर्घ्य उपकरण के लिए तरल पदार्थ या गैसों के दबाव को मापता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को मापता है, ठीक है। तो इस बार का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ये क्या करता है? पहिए वाले वाहन दर्ता है कि वे दूरी को मापता है। क्या करता है? पहिए वाली दूरी है को मापता है, ठीक है। राइट आंसर समझ में आ गया इसका ही, इसमें बहुत सारा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो अब यहाँ पे आवृत्ति और इसको मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, उसको नाम है ओंडोमीटर। क्या नाम है उसका? ओंडोमीटर इसका नाम होता है, नोट कर लीजिएगा। ओंडोमीटर जो विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति वगैरह ये सब मापता है। और तरल पदार्थ या गैसों के दाब को कौन मापता है? तो मैनोमीटर।
इसको इसका क्या उपयोग होता है, ये किस कौन नापता है, तो मैनोमीटर नोट कीजिएगा आप लोग इसको, मैनोमीटर। ठीक है, तरल पदार्थ या गैसों के दाब को मापता है मैनोमीटर। विद्युत चुंबकीय विकिरण के फ्लक्स को कौन मापता है, तो ये भी नोट कर लीजिए, इसको भी नोट कर लीजिए। विद्युत चुंबकीय विकिरण फ्लक्स को क्या मापता है, तो रेडियोमीटर। क्या मापता है, रेडियोमीटर। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, रेडियोमीटर। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका ओडोमीटर, हमने आपको बता दिया राइट आंसर। और इसके साथ साथ क्या आपको यहाँ पे देखने को मिला है, 3 अलग क्वेश्चन भी आपको जहाँ से ऑप्शन से बन पा रहा है वो चीज़ हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगा रहे हैं या PYQ लगा रहे हैं तब जाके आपका कहीं प्रीलिम्स क्लियर हो पाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन लगा कर रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अवतल दर्पण का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है टार्च के रूप में, वाहनों के हेडलाइट्स के रूप में, सर्च लाइट के रूप में इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण वाहनों के अगर हेडलाइट्स और टार्च के रूप में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 1 और 2। ठीक है, इसमें क्या है 70 नहीं, इसमें 1 मिनट, ये भी तो नहीं होगा, ये हेडलाइट्स में तो नहीं होगा। 1 मिनट, इसका ऑप्शन देखिए 1 2 3 70 का आपका क्या हो जाएगा, D 3 होगा। ठीक है, सर्च लाइट में भी होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 71 नंबर क्वेश्चन हो गया था। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, अवतल दर्पण का प्रयोग ठीक है किसके रूप में किया जाता है, इसको थोड़ा समझिए। टार्च के रूप में, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट्स के रूप में और सर्च लाइट के रूप में। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, क्या करता है, क्या है, किस लिए कि जो समांतर सारी किरणें हैं उसके पुंज बना के इसका रिसीव करने के लिए, एक जगह रिसीव करने के लिए, इससे बहुत सारी लाइट निकल रही है तो उसको ला की जगह डाइवर्स करा के एक पॉइंट पे उठाने के लिए। ठीक है, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका देखिए उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का एक जगह और उपयोग किया जाता है जो सेविंग के लिए वो यूज़ किया जाता है, दर्पण वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक, और दांतों के डॉक्टरों के लिए, दांतों के डॉक्टर जो है वो उपयोग करते हैं इसका। तो 2-3 उपयोग और इसका याद रखिएगा। ठीक है साथियों, अवतल दर्पण का उपयोग 3 जगह तो आई है, उसके साथ साथ दांत वाले डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने क्या बताया आपको कि ये सेविंग वाले जहाँ पे दाढ़ी बनती है वहाँ पे शीशे के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 ये स्टेटमेंट वाला है, पर स्टेटमेंट पढ़िए फिर बताते हैं इसका क्या करना है। इमारतों के निर्माण के दौरान इमारत की दीवारों में जो ऊंची धातु की छड़ स्थापित की जाती है, तड़ित चालक का उपयोग करके इमारतों को बिजली के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तो क्या ये बात किस तरीके से सही है, पहले तो दोनों स्टेटमेंट देखिए अपनी जगह सही है कि नहीं। तो हम देख पाते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी सही है, भी सही। अब इसका कारण है कि नहीं, तो कथनाभिकरण सही है कि नहीं, वहाँ पे क्योंकि लगा कर पूछे। मान लीजिए कि भवन है, निर्माण हो रहा है, उस पर छड़ लगाया गया क्योंकि तड़ित चालक का उपयोग करके बिजली से बचाने के, तो बिल्कुल सही है। तो यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन है। यानी ये भी सही है और आर भी सही है और उसका व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है इसमें। तो प्रकाश का जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सही बात है। ठीक है, प्रकाश सभी सतहों से परावर्तित होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 72 का राइट आंसर जो हम देखेंगे हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। ठीक है, इसमें क्या है कि प्रकाश जो है सभी सतहों से परावर्तित होता है। अब ये नहीं कि कितना होता है, ठीक है, लेकिन सभी सतहों से थोड़ा बहुत तो परावर्तित होता ही है। तो स्टेटमेंट सही है और ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कथन कारण वाला है। कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ठीक है, तो सबसे कम होती है ये बात कह रहा है ना। तो ट्रैफिक सिग्नल लाल का तो उपयोग किया जाता है, तो कथन सही है, लेकिन इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम नहीं होती, तरंग दैर्घ्य इसके सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये वाला कंसेप्ट जो हम PYQ पढ़ाए थे तो वहाँ पे आपको हम एक्सप्लेन किए थे कि देखिए जब किसी चीज़ की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है तो उसका क्या होगा, प्रकीर्णन, यानी उसका प्रकीर्णन क्या होगा, कम होगा। तो लाल रंग की तो प्रकीर्णन बहुत कम होता है, तो यानी इसका क्या होगा, तरंग दैर्घ्य तो ज़्यादा है, तो यहाँ क्या दिया, तरंग दैर्घ्य कम है, यानी आर गलत हो जाएगा। ठीक है, आर गलत हो जाएगा, तो ये सही है और आर गलत है। ऑप्शन में देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ये सही है और आर गलत है। ये बात समझ में आई होप कि आ गई। यहाँ पे कंसेप्ट है कि तरंग दैर्घ्य इसका लाल का कम नहीं होता, सबसे ज़्यादा होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है उसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है। इसी वजह से देखेंगे बैगनी का जो है प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा। क्लियर है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। ठीक है, 74 देखिए,
74 देखिए ध्वनि का स्रोत दिया हुआ है और तीव्रता दिया हुआ है, यानी किस किस तरीके से कौन सी ध्वनि होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर इंसान सामान्य श्वास ले रहा है तो उसकी ध्वनि कितनी होगी, कारखाने का कितना होगा, बातचीत का कितना होगा, व्यस्त यातायात का कितना होगा। तो सामान्य श्वास की अगर बात करें तो कितना होगा इसका 10 डेसिबल होगा। ए का चौथा में डूबना है, पहले एक बार देख लें ऑप्शन में। तो ए का चौथा तो आई थिंक हमारा पहले ही राइट आंसर मिल जाएगा, बाकी अभी हम मिला लेते हैं। ए का चौथा यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर छोड़िए, यहाँ पर आकर पहले देखिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है। बी का तीसरा हो जाएगा, औसत कारखाने का कितना होता है, लगभग 80 डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत कितनी होती है, तो आप देखेंगे सामान्य बातचीत जो होता है वो 60 डेसिबल, और यातायात वाला कितना हो जाएगा 70 डेसिबल। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन PYQ से बनाया हुआ है, वहाँ पे एक बार पूछा था PYQ में कि पत्ते की सरसराहट का कितना डेसिबल होता है, ठीक है। तो लगभग 20 से 30 डेसिबल का वहाँ पे था, लेकिन वहीं से क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हमें देखना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और मिलान वाला फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिएगा कि व्यस्त यातायात का 70, ठीक है, औसत कारखाने का इतना और बातचीत का 60, श्वास के लिए कितना 10 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, गुप्त ऊष्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। जब ऊष्मा वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, इससे पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है। पूछ रहा है कौन सा, यहाँ पे पूछ रहा सही है और वहाँ पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है, मतलब गुप्त ऊष्मा के केस में कौन सही नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला, ठीक है, बी, यानी केवल 2 इसमें सही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। जो पूछ रहा सही नहीं है तो ये एक सही नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा ही, बी केवल यहाँ पे सही हो जाएगा। इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा के बारे में सही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट पहला जो है सही है और ये सही नहीं है, ठीक। अब उन दोनों में से कौन सा सही है, यानी हमको जो टिक लगाना है वो बी होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। ये होगा 75 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, कह रहा है यांत्रिक तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहले तो देखिए यांत्रिक तरंगों के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला कह रहा है कि इसमें एक माध्यम द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह या तो अनुप्रस्थ तरंग हो सकती है या तो अनुदैर्ध्य तरंग हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें होती है जो स्टेटमेंट के बारे में कंसेप्चुअली कर लीजिए, इस तरह से पूछे थे। यांत्रिक तरंग के बारे में अगर आप किसी को पता हो कि यांत्रिक तरंग क्या होती है, तो इसमें होता है क्या है कि तरंग जो इसको दोलन करने के लिए इसके माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्या होती है, एक माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित होती है, सही है। या तो ये दो ही तरह हो सकती है, या तो अनुप्रस्थ तरंग या तो अनुदैर्ध्य तरंग। एक में क्या होता है दोलन उसके लंबवत होता है और एक क्या होता है उसके हॉरिजॉन्टली दोलन होता है, ठीक है। तो दो तरह के किस्म होता है, ठीक, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग, क्लियर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे दिए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक है, वेव्स, EMB जिसको कहते हैं। तो गामा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव या एक्सरे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है, गामा तरंगे, क्लियर है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, गामा तरंगों में सबसे ज़्यादा क्या होती है, ऊर्जा होती है, ठीक है। और इनका अगर हम बात करें रेडियो तरंगे या फिर विद्युत चुम्बकीय तरंगे, तो इनका एक क्रम होता है, ठीक है। तो वो जो विजुअल इफेक्ट पे आता है वो तरंग, उस हिसाब से इनकी एनर्जी डिसाइड होती है, क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, इसमें देखिएगा 78 कह रहा है कि विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। और कह रहा है दूसरा क्या है कि विद्युत मोटर जो है, मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पूछ रहा है कौन सा से सही है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपनी जगह पे दोनों सही है। क्या करता है ये जनरेटर, क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा रहती है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो विद्युत जनरेटर, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको क्या प्राप्त होती है, बिजली प्राप्त होती है। और मोटर क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, पारा, टंगस्टन, कार्बन या कैडमियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कार्बन, ठीक है। कार्बन का जो उपयोग जो है अतिचालक सामग्री के रूप में नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि
इसका जो होता है, जो अतिचालकता का गुण जो दर्शाते हैं उस तरह के पदार्थ, उस पर आप देखेंगे पारा है, टंगस्टन है, कैडमियम है, इसके साथ साथ एल्यूमिनियम, स्टैंस और सीसा, ये सब आते हैं उसमें, ठीक है, कार्बन नहीं आता है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत फ्यूज के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। फ्यूज में प्रयुक्त तारों का गलनांक उच्च होता है। फ्यूज वाले परिपथ के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रवाहित होने वाली धारा की एक अधिकतम सीमा होती है। ठीक है, पूछ रहा है इसमें कौन सा से सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी केवल 2 सही। अब देखिए फ्यूज में जो प्रयुक्त तार होते हैं उनका गलनांक कुछ नहीं होता है, निम्न होता है। क्या होता है? निम्न, ताकि उससे ज़्यादा अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी है तो तुरंत वहाँ से क्या हो जाए, तो गल जाए और वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्टिविटी क्या हो जाए, डिस्कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। इसका क्या होगा, गलनांक कुछ नहीं होता है, गलनांक उसका थोड़ा सा निम्न होता है। ठीक, और क्या है यहाँ पे कि प्रयुक्त होने वाली धारा एक अधिकतम सीमा होती है, तो ये सही है। ठीक है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बी यहाँ पे केवल 2 सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। विद्युत चुम्बकों का उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर, चुंबकीय कंपास, मोबाइल फोन, भारी वजन उठाने वाले खिलौनों में। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भारी वजन उठाने वाली खिलौनों में किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, उसमें संकेत के लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है। कंपास में किया जाता है चुंबकीय सुई, वो तो चुंबक की बनी होती है। ठीक है, तो उसमें उपयोग नहीं होता। रेफ्रिजरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेटर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी कोई इस तरीके का चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें का स्थायी चुंबक का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82। निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा कुचालक है? एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, टंगस्टन। एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा, टंगस्टन, तो कौन सा कुचालक है इसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन क्या है, कुचालक पर समझने कि जो अपने अंदर क्या कहते हैं, उसमें वो आसानी से प्रभावित नहीं होने देते हैं। इसमें सबसे अगर इसमें प्रभावित हो जाता है वो तो एल्यूमिनियम है, लोहा है, तांबा है, लेकिन इसमें नहीं होगा, तो वो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दही बनाना एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शामिल है क्या? कुर्मुत्ता, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो इसमें क्या शामिल है? इसमें जीवाणु, जो जीवाणु है, कौन सा जीवाणु है इसकी बात करें तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु है, वो इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से शामिल क्या होगा इसमें, जीवाणु, ये सब नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी। ठीक है, जीवाणु इसमें शामिल है। ठीक है, ये होता है क्या है, लैक्टोबैसिलस, ये लैक्टेज को, ठीक है, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। क्या करता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, जो दही को खट्टा स्वाद देता है। क्या करता है, दही को खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। इसमें क्या कह रहा है कि बल मापने की मानक इकाई क्या है? ठीक है, बल मापने की मानक इकाई क्या है? तो मीटर, न्यूटन, जूल, न्यूटन, मीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन। ऑप्शन सी, बल मापने की इकाई क्या है, न्यूटन होता है। ये सिंपल सा आंसर है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, तो सिंपल सा है, बाकी आप जानते होंगे इसमें बताने वाला तुमने। 85 नंबर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या निम्नलिखित में से किस अवस्था में किसी पिंड में गतिज ऊर्जा होती है? विश्राम अवस्था में। ठीक है, जब एक मंच पर रखा जाता है गति में, शून्य गुरुत्वाकर्षण में, तो कब होता है? तो गति की अवस्था में। गतिज ऊर्जा किसी पिंड में गतिज ऊर्जा कब होगी? गति की अवस्था में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गति की अवस्था में। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ, ठीक है, mv², यानी वेलोसिटी होगी, तभी जाकर उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से ट्रांसमीटर का उद्देश्य क्या है? ट्रांसफार्मर नहीं पूछा, ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर का उपयोग क्या है? तो प्राप्त सिग्नल का संचालन करना, ठीक है, सिग्नलों को विद्युत रूप में परिवर्तित करना, सिग्नलों के शोर को कम करना, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताएं कि क्वेश्चन पढ़ते के साथ मान लीजिए इसका उद्देश्य पूछा, जैसे आप देखेंगे सिग्नल प्राप्त करना, तुरंत आप फटाक से इस पर लगा देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है। करना क्या है कि पहले पूरा ऑप्शन को आप एक बार पढ़ना है, क्योंकि क्या होता है उससे भी बढ़िया आपको ऐसा ही लग रहा है, ठीक है, लेकिन इससे बढ़िया आंसर क्या है, नीचे है, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। ठीक है, उपयुक्त रूप से, यहाँ पे परिवर्तित संचालन तो हो सकता है, लेकिन क्या ट्रांसमीटर क्या करता है काम, तो इसलिए पूरे ऑप्शन को पढ़ेंगे, थोड़ी सी हड़बड़ी नहीं करेंगे, आराम से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सिग्नल को उपयुक्त रूप से परिवर्तित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 87।
पशुपालक में जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भेड़ पालन, मत्स्य पालन, भैंस पालन, मुर्गी पालन। उपयुक्त में से ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। तो पशुपालन में क्या क्या आता है? ठीक है, पशुपालन में अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे आ जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी इसमें क्या आते हैं? पशुपालन में ही आते हैं। ठीक है, ये जितने भी पालन है कि क्या हो जाएंगे? ये सब के सब राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88। बीटी टॉक्सिक का उत्पादन जीवाणु द्वारा होता है। बीटी टॉक्सिक, ठीक है, तो इसका उत्पादन क्या होता है? ये क्या है? ये एक तरह का कपास है, बीटी कॉटन जिसको कहते हैं, बीटी कॉटन। ठीक है, ये एक जीवाणु से उत्पन्न होता है। तो किस जीवाणु से ये उत्पन्न होता है? ऑप्शन है बेसिलस सुब्टिलिस, ठीक है, कीटाणु एंथायरोसिस, ठीक है, बैसिलस थर्मोपिलस और बैसिलस थुरिंजीजिनेसिस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, बीटी कॉटन के नाम से फेमस है और ये जीवाणु से मिलकर बनता है। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पे। ठीक है, जीवाणु द्वारा बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। कृषि की दृष्टि से कौन सा महत्वपूर्ण जीवाणु जीन राइजोबियम से पृथक किया जाता है? ठीक है, तो ई जीन, टीडीएनए, ठीक है, एफ जीन, नीफ जीन। ठीक है, 89 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखेंगे नीफ जीन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नीफ जीन जो है ये कृषि जीवाणु में जीन राइजोबियम को क्या कहता है? अलग किया जाता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी नीफ जीन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। उसमें क्या है? टमाटर के पकने में देरी का कारण क्या है? कि अगर टमाटर देर से पक रहा है तो इसका कारण क्या है? परिवर्तन, एंटीसेस पीजी, प्रतिजैविक प्रतिरोध जीन या विषाक्त जीन। किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीसेस पीजी। ठीक है, ये क्या है? एंटीसेस पीजी क्या है? ये पॉली ग्लैटुरोनोज का निर्माण करता है जो इसकी पकने की प्रक्रिया को थोड़ा सा स्लो कर देता है। ठीक है, तो टमाटर क्यों देर से पकता है? तो एंटीसेस पीजी की वजह से टमाटर देरी से पकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है? ठीक है, सूक्ष्म जीवों के बारे में सही नहीं है। सूक्ष्म जीव जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों के बारे में पूछ रहा, सही नहीं है, तो ये जैव प्रौद्योगिकी के लिए आदर्श नहीं है। पहले ही मिल गया हमको, यही गलत दिख रहा है। ठीक है, बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। सूक्ष्म जीव अत्यधिक अम्लीय माध्यम में रह सकते हैं। ठीक है, रोगाणुओं के अंतर्गत प्रोटिस्ट और आर्किया को शामिल किया जाता है, ये भी ठीक है। ठीक, सूक्ष्म जीव अपने चपापचे के दौरान रसायन उत्पन्न करते हैं, भी ठीक है। तो पहले ही गलत हमको ऑप्शन ढूंढना था, सही नहीं था, तो यही वाला ये सही हो जाए क्योंकि ये गलत है। ठीक है, राइट आंसर ये इसका 91 का सही हो जाएगा। अगला है 92। प्रतिबंध एंजाइम क्या है? प्रतिबंध एंजाइम क्या है? लीकेज, स्टिकी एंड वेक्टर, आणविक कैंची। ठीक है, तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आणविक कैंची। ठीक है, प्रतिबंध एंजाइम क्या है? आणविक कैंची, इसका राइट आंसर 92 का। नेक्स्ट देखेंगे 93। निम्नलिखित में से कौन डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है? प्रतिबंधित एंजाइम, क्लोनिंग वेक्टर, सक्षम मेजबान। इसका उपयोग करके बताना है। किसका? फूड का प्रयोग करके बताना है। 1 2 3 4 वाले ऑप्शन देख के इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 93 का 1 2 3 तीनों राइट आंसर हो जाएगा। तीनों को तीनों सही है। पूछ रहा है कि प्रौद्योगिकी डीएनए प्रौद्योगिकी उपकरण है, तो ये तीनों को तीनों उपकरण है। ठीक है, तीनों राइट आंसर हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? प्रतिबंध, क्लोनिंग वेक्टर या सक्षम मेजबान, तीनों क्या डीएनए प्रौद्योगिकी के उपकरण है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिकम्बाउंड डीएनए के बारे में है, कॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में संदर्भ स्टेटमेंट दिया हुआ है। डीएनए का पृथक्करण, डीएनए का क्या? पृथक्करण, प्रतिबंध, एंडोन्यूक्लियोसिस जो है डीएनए का विखंडन, वांछित डीएनए का टुकड़े का पृथक्करण, पुनः संयोजक इसको मेजबान को स्थानांतरित करना, उस प्रक्रिया को सही क्रम में लगाना है जिसमें ये स्टेटमेंट पूरा प्रोसेस होता है, यानी इनको इसको बताना है कौन पहले होता है कौन बाद में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, 1 2 3 4 पहले से स्टार्ट होता है ये। इसमें क्या होता है कि पहले इसका जो पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस जानेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, इसमें पहले ये होता है, फिर ये, यानी तीनों, ये 1 2 3 4, 1 2, ठीक है, 3 फिर 4, ये प्रोसेस है। प्रोसेस आप एक बार पीछे से देख कर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में दिया हुआ है, स्टेटमेंट था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर था, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन 95 क्या कह रहा है कि एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लाइसोजाइम का उपयोग बैक्टीरिया कोशिकाओं को विघटित के लिए किया जाता है, या फिर
आप देखेंगे पादप कोशिकाओं के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे अगर इसकी बात करें तो दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पर सही है एंजाइमों के संदर्भ में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कह रहा है एंजाइमों के संदर्भ में, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है इसका उपयोग बैक्टीरिया कोशिका को विघटित के लिए किया जाता है और पादप कोशिका के विघटन के लिए सेल्यूलोज का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बायोगैस उत्पन्न करने के लिए कुछ जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं। बायोगैस उत्पन्न करने के लिए जीवाणु किस माध्यम पर विकसित होते हैं, काइटिन, सेल्यूलोज, लिग्निन या पनीर चीज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया आमतौर पर पाए जाते हैं और ये बायोगैस पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं उस पर ये पैदा होते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सेल्यूलोज, ठीक है। 97 क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। जीवित जीवों के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कोशिका भित्ति अनुपस्थित है, ठीक है। तो प्राणी, प्रोटिस्टा, कवक या पादप, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। इसमें क्या कोशिका भित्ति जो है सेल वॉल किसमें वो है, नहीं है। सेल वॉल आप देखेंगे किसमें नहीं है, तो प्राणी वाले में नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 98 में क्या कह रहा है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, स्टेटमेंट वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोशिकाओं के बारे में सही नहीं है, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में अधिक चौड़ी होती हैं, तो सही है। पादप, पशु और कवक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, नहीं जी नहीं, तो गलत है, ठीक है। तो गलत ही में बताना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पृथ्वी जीवन का पहला रूप थी, ठीक है। इनमें से कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। ये सब क्या है, उदाहरण इसके नहीं है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के, ठीक है। प्रोकैरियोटिक वाले में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्रियाँ कहा जाता है, तो लाइसोसोम, तर्काय, ठीक है, राजधानी, राइबोसोम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हाँ सी राइबोसोम्स, ठीक है। प्रोटीन जो है कोशिका के प्रोटीन फैक्ट्री क्या है, राइबोसोम हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हाँ ठीक है, यहाँ तो गया इसमें, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। एक इसमें थोड़ा सा भी जान लीजिए, क्या कहते हैं लाइसोसोम, इसको क्या कहते हैं, इसको कोशिका का आत्महत्या की थैली कहते हैं, ठीक है। सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम को कहते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाला इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, कोशिका विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। कौन सा कथन सही है, तो समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति कोशिकाओं को द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है, जिनमें पूर्ण सूत्रों के 2 पूर्ण समूह होते हैं, ठीक है। या फिर अर्धसूत्री विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि मनुष्य में प्रत्येक पीढ़ी में पूर्ण सूत्रों की संख्या समान हो। तो पूछ रहा है कौन सा इसमें सही है, तो देखेंगे पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ठीक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्या, राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए सी पे नहीं है, हर बार होता है ना सी पे रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, तो बी होगा हमारा, ठीक है। बी होगा, ई और 2 दोनों स्टेटमेंट क्या है अपनी जगह पर सही है, क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया साथियों, देखेंगे हम हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि पादप जगत के निम्नलिखित में से किस उपसमूह में अनावृत बीज होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या जिम्नोस्पर्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म होता क्या है, पादप जगत में अगर आप बात करेंगे तो ऐसा समूह है जिसके पास नग्न बीज होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, नग्न बीज होते हैं, इसलिए टेरिडोफाइटा से बेहतर होते हैं। और ये जो होते हैं बीज देने वाले पौधे होते हैं, क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जिम्नोस्पर्म, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 102 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट वाला देखिएगा। पादपों में मौजूद जटिल अस्थायी उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जाइलम पानी को जड़ों से तने और पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है, जाइलम, ठीक है, जाइलम जल। फ्लोएम जो है भोजन को पत्तियों एवं जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। क्या होता है, उत्तरदायी होता है, तो ये भी आंसर सही है। इसलिए हम आपको पहले नोट्स में जब पढ़ाए थे बताए थे वाला क्वेश्चन कि जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जेड से जाइलम याद रखिएगा जल, ठीक है, एक ट्रिक बताया से जैसे जाइलम जल, ठीक है। और फ्लोएम से फूड याद रखिएगा, फ्लोएम। तो हमने दोनों स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे हम
क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है, यानी दोनों का जो अपना वर्क दिया हुआ है, जाइलम जो है पानी को जड़ों से लेकर पहुँचाता है वहाँ तक, फ्लोएम जो है भोजन को पत्ती और जड़ों तक दोनों तक पहुँचाने के लिए उत्तरदायी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन का उपयोग बीजों और कलियों में अंकुरण गतिविधियों को रोकने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पादप के कुछ हार्मोन, ठीक है, उन हार्मोन के परिणाम जानेंगे। एसबी कमल है, एथिलीन है, ऑक्सिन है और जिब्रेलिन्स है। ठीक है, ये क्या है, इनका डिफरेंट काम है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि बीज अंकुरण गतिविधि को रोकने के लिए किसका इसमें उपयोग होता है, कौन सा है हार्मोन। ठीक है, तो इसमें होगा एसबिसिकस, ठीक है, अम्ल। ठीक है, एसबिसिकस अम्ल जो है यहाँ पे क्या करता है, ये गतिविधि उसको रोकने के लिए। बाकी थोड़ा सा इसमें और बता दें, अलग अलग इसमें जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का काम क्या है, ऑक्सिन देखेंगे ये क्या करता है, ये फूल आने को बढ़ावा देता है। ठीक है, फूल आने को बढ़ावा देता है और पौधों में जो होती है, ठीक है, उसके कलम जो होती है उसके जड़ में क्या करता है, स्थापित करने में सहायता करता है। यानी ये क्या करता है, फूल को आने में बढ़ावा देता है, ऑक्सिन। ठीक है, जिब्रेलिन्स की बात करें, जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो उनके फलों हैं उनके आकार को वृद्धि करता है, फलों की आकार में वृद्धि करता है, जैसे सेब हो गया। ठीक है, इन सबको क्या करेगा, आकार में वृद्धि करेगा। और ये क्या करता है, पकने में भी देरी के कारण कभी कभी हो सकता है, जैसे जिब्रेलिन क्या करता है, कभी कभी उसमें ये कर देता है कि फलों पकने में भी देरी कर सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें एथिलीन। एथिलीन क्या है, ये करता है कि आप देखें कोशिकाओं को तेज़ी से विभाजित होने के लिए क्या करता है, उत्पन्न करता है, तेज़ी से विभाजन, कोशिकाओं विभाजन उत्पन्न करता है एथिलीन। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आए उसको क्लियर हो गए, रोकने के लिए स्पेस कम। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों हार्मोन्स को याद रखिएगा, जो चारों हार्मोन्स है, जो पादप हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 104। निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग पौधों में कवक रोगजन के कारण होता है। ठीक है, एफिड संक्रमण, एस्टेरेलोक्लोसिस या जंग संक्रमण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जंग संक्रमण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंग संक्रमण जो है ये क्या होता है, पादप पौधों में कवक रोगजन के कारण होता है, कवक जन के कारण होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105। ये क्या कह रहा है, देखिएगा, यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए पौधों और अन्य जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, परासरण, वाष्पोत्सर्जन, शोषण या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। क्या करता है, ये प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हुए, ठीक है, पौधों और अन्य जीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली इसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लग रहा है कि वो ऑप्शन थोड़ा सा नहीं क्लियर किया, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस वाले में, हाँ, संक्रमण वाले में जंग संक्रमण तो बता ही दिया था। क्लोरोसिस क्या होता है, क्लोरोसिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो होता है पत्ती पर जो है, पत्तियों पर पीले और जो धब्बे रंग का बन जाता है, पीला और हरे रंग का धब्बा, ये क्लोरोफिल के असमान वितरण के कारण बनता है। ठीक है, और एफिड संक्रमण क्या है, एफिड संक्रमण जो है ये कवक नहीं बल्कि कीटों से होने वाला, किससे होने वाला, कीटों से होने वाला एक समस्या है। क्लियर है, कीटों से होने वाला समस्या क्या है, अब देखेंगे, एफिड संक्रमण है। ठीक है, चलिए, और एक ही बच गया आपका येलो एस्टर। ये एस्टर येलो क्या है, ये जो है एस्टर येलो की अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये पौधे की बीमारी है जिसमें फाइटोप्लाज्मा नामक कई जीवाणु कारक होते हैं। क्या होता है, फाइटोप्लाज्मा नामक कई जीवाणु कारक होते हैं, तो एस्टर येलो उससे रिलेटेड है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे थे, कौन सा, ये प्रकाश संश्लेषण वाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण आप सब जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण पौधों द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र में शामिल प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, पाचन और अवशोषण। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है, हम पहले तो अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद से क्या करते हैं, उसका पाचन होता है। ठीक है, पाचन के बाद से क्या होता है, स्वांगीकरण, फिर अवशोषण। ठीक है, लास्ट में अवशोषण होगा और अंतर्ग्रहण पहले होगा, सेकेंड नहीं, 1 मिनट देखिएगा, ये देखिएगा, पाचन के बाद से क्या होगा आपका, पाचन के बाद से अवशोषण होगा, तब जाकर स्वांगीकरण होगा। ठीक, तो ये सारे प्रोसेस आप इसमें समझ गए होंगे। अवशोषण के बाद क्या होगा, स्वांगीकरण होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, 1 के बाद से आएगा आपका 4, 1 के बाद से 4 किस में है, ऑप्शन डी में राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, कई बार इसको इसी तरीके से पूछ लेता है। ठीक, तो पहले क्या है, अंतर्ग्रहण करेंगे, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण होगा, फिर स्वांगीकरण होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गया है।
आइए नेक्स्ट देखें। और इसके बाद लास्ट स्टेप क्या रहता है, निष्कासन का लास्ट स्टेप रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 107, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी आंत के बारे में कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही नहीं है। तो यह यकृत और अग्नाशय से प्राप्त स्राव प्राप्त करता है। कहाँ से? यकृत और अग्नाशय से। 107, ठीक है, बात तो सही है। यह पोषक, यहीं पर जो है पोषक तत्वों को पचाने की अधिकांश क्रिया होती है। जो पोषक तत्व होते हैं यहीं पर अधिकांश पचाए जानते हैं, ये भी ठीक ही बात है। यह अत्यधिक कुंडलित है और लगभग 7.5 मीटर लंबी है, ठीक है। तो क्या है, छोटी आंत है ना, तो ठीक है, लंबी होती है। यह पित्त रस का स्राव करता है, जो कि पित्ताशय नमक थैली में जमा होता है। नहीं, ये जो छोटी आंत जो है आपका, ये पित्त का स्राव नहीं करती है। ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पित्त स्राव कहाँ से होता है? ये यकृत से होता है, ठीक है, यकृत से होता है और पित्ताशय नमक थैली में जमा होता है। कहाँ से? यकृत से ये स्राव होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे गलत दे दिया हुआ है और हम गलत ही पूछा, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो ऑप्शन गलत है उसकी तो समझ लिए, बाकी जो सही है उस चीज़ को हमें याद करते हुए चलना है। बाकी छोटी आंत के बारे में अगर देखेंगे आप, छोटी आंत के बारे में 3 स्टेटमेंट सही है। इन तीनों स्टेटमेंट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 108, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है? क्या करता है? हृदय से रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक सिरा लेके जाती है, या धमनी, है ना, केशिकाएँ या फिर पुत्तक। तो कौन लेके जाता है? इसमें देखेंगे धमनियाँ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, धमनियाँ क्या करती हैं? ये जो है ब्लड को हृदय से क्या करते हैं? रक्त को मानव शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। शिराएँ क्या करती हैं? ये इसका काम उल्टा है। विभिन्न अंगों से क्या करती हैं? ये तो कहाँ तक लाती हैं? हृदय तक लेकर आती हैं, ठीक है। ये बाकी दो चीज़ से खास में कोई मतलब नहीं है। 109 में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य है? श्वेत रक्त कणिकाओं आम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त का थक्का जमाना, प्रतिरक्षा करना, पोषक तत्वों का अवशोषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा करना, ठीक है। ये क्या करती हैं? शरीर में WBC क्या करती हैं? प्रतिरक्षा करती हैं। और वाइट ब्लड सेल से जो है क्या करती हैं? डिफरेंट तरह की बीमारियों से लड़ने की हमें रक्षा प्रदान करती हैं। ये जब होता है कि WBC ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है तो ये इम्यून सिस्टम आपका डिस्टर्ब होने लगता है। राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन 110, कौन सा जो है रक्त संबंधी रोग श्वेत रक्त कोशिकाओं का कैंसर है? ठीक है, तो ये थैलेसीमिया, रक्तक्षताप, एनीमिया, ल्यूकेमिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या है? वाइट ब्लड सेल का ब्लड कैंसर एक तरीके से है, ठीक है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स का ये क्या है? कैंसर है, ल्यूकेमिया, ठीक। एनीमिया क्या है? एनीमिया जो है आप देखेंगे, एनीमिया खून की कमी से क्या होता है? ये एनीमिया एक रोग है जिसमें क्या होता है? ये रक्त कणिकाएँ जो है, लाल रक्त कणिकाएँ थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं और ये क्या करता है? इसमें ये भी एक तरह की बीमारी है, ठीक। थैलेसीमिया क्या है? ये भी एक विकार है, अनुवांशिक है, जिसमें हीमोग्लोबिन जो है मौजूद प्रोटीन क्या करता है? उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आ जाती है। तो ये भी एक तरह की बीमारी है और ये उच्च रक्तचाप तो आप जानते ही हैं, ठीक है। इस पर कुछ ज़्यादा करना नहीं। लेकिन राइट आंसर हमसे क्या पूछा था यहाँ पे? श्वेत रक्त से ल्यूकेमिया। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसको समझते चलना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन देखिएगा, मानव मस्तिष्क का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर के तापमान और खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है? तो मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पश्चिम मस्तिष्क या सेरेब्रम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपोथैलेमस, ठीक है। ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस क्या करता है? मस्तिष्क का ये भाग है जो क्या करता है? विभिन्न तरीके की चीज़ों को क्या करता है? नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। शरीर का तापमान, पानी पीने की इच्छा, बाकी अदर चीज़ों को क्या करता है? यही खाने पीने की इच्छा को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 112, मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि में हार्मोन संश्लेषण की सामान्य दर के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? ठीक है, क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 112, तो लोहा, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन। तो क्या कह रहा है? थायराइड ग्रंथि के लिए तो आयोडीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयोडीन, ठीक है। थायराइड ग्रंथि, आयोडीन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 113, मानव शरीर में किस हड्डी को सामान्यतः कॉलर बोन कहा जाता है? ठीक है, मानव शरीर में यह कॉलर बोन किसको कहा जाता है? फीमर को, हंसली को, ह्यूमरस को हो जाए, टीबिया को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंसली जो होती है, हंसली की हड्डी को क्या कहा जाता है? कॉलर बोन कहा जाता है, ठीक है। जो गर्दन के पास इस तरह की हड्डी होती है, ठीक है, उसको क्या कहता है? कैल्विक बोन या हंसली कहा जाता है, ठीक है। फीमर आप जानते हैं ये जांग की हड्डी है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना नहीं, फीमर जांग की हड्डी हो गई, ठीक है। ह्यूमरस क्या है? ये बाँह की हड्डी है, बाहों की हड्डी है। और टीबिया क्या है? टीबिया देखिए पैर के निचले, बाकी ये हड्डी है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन को डिटेल आपको एक्सप्लेनेशन मिल जा रहा है। राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ठीक है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा? इंसुलिन, कार्टिसोल,
थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा, ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है, और इस जब इंसुलिन की डिस्टर्बेंस होती है तो क्या होता है? बीपी और क्या कहते हैं ये मधुमेह रोग वाला डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, थायरॉक्सिन क्या करता है? थायरॉक्सिन के बारे में थोड़ा जान लीजिए। थायरॉक्सिन क्या करता है? थायराइड ग्रंथि को उसका थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है थायरॉक्सिन। यह मुख्य रूप से क्या करता है? चयापचय क्रिया को ये नियमित करता है। ठीक है, और ये रक्त शर्करा को डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेगा। कार्टिसोल क्या है? कार्टिसोल का इसका निर्माण जो दिखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के द्वारा होता है। कार्टिसोल का निर्माण एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा हार्मोन? स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, 3F हार्मोन करके एक आता है, लड़ो हार्मोन। ठीक है, वहाँ से। और एक बच गया आपका इसमें लास्ट, कौन सा? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन के बारे में बता दें, यह एक सेक्स हार्मोन है। ठीक है, जो महिला प्रजनन प्रणाली के लिए क्या है और उसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट एक क्वेश्चन ही आपको 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी 3 के बारे में आपको जानकारी दे दी है, मैं उसको नोट कर लीजिएगा, PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम से। निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेकेराइड का उदाहरण है? डाइसेकेराइड का उदाहरण कौन सा है? ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज। ऑप्शन दिया हुआ है नीचे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, इसका राइट आंसर सुक्रोज हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? माल्टोज। ठीक है, डाइसेकेराइड में 2 हो गया, 2 और 3 देखिए किस में है? 2 और 3 उसमें भी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अब राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डाइसेकेराइड की बात किया, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड क्या है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्लूकोज, फ्रक्टोज ये सब क्या है? मोनोसेकेराइड है। डाइसेकेराइड में सुक्रोज और माल्टोज और सेलुलोज क्या हो जाएगा? ये पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल 2। ठीक है, सारे ऑप्शन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन B12 के संश्लेषण के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? ठीक है, B12 के बारे में बात करें, पोटेशियम, फास्फोरस, कोबाल्ट या जिंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबाल्ट। ठीक है, कोबाल्ट जो है ये विटामिन B12 के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए? विटामिन B12 के लिए आवश्यक हो जाएगा। बिडाल परीक्षण से किसका पता किया जाता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, थोड़ा सा रुकिए। हाँ, बिडाल परीक्षण के द्वारा पता किया था। क्या पता किया था बिडाल परीक्षण के द्वारा? डेंगू का, कैंसर का, एस्मा का, आंत ज्वर का। ठीक, तो इसका 117 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 117 का आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आंत ज्वर। ठीक है, आंत ज्वर। ठीक है, बिडाल परीक्षण के द्वारा क्या किया जाता है? हाथ इसमें आप देखेंगे टाइफाइड वगैरह के सब चीज़ों को चेक किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिडाल परीक्षण। ठीक है, इसे ठीक है टाइफाइड या आंत ज्वर को पता लगाने में टाइफाइड एक तरह उसमें इसका यूज होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक सुमेलित नहीं है? तो रोग कारक सुमेलित में सिफिलिस जो है, ट्राइपोनेमा पैलिडम। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, आर्थोमॉक्स वायरस के द्वारा। ठीक है, चिकन पॉक्स, वेरियोला वायरस। चिकन पॉक्स जो है आपका वेरियोला वायरस। ठीक है, ये भी ठीक है। हेड्स जो है ह्यूमन इनडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, तो इसका पूछ रहा है राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, वेरियोला वायरस। ठीक है, इसमें क्या है? ये वेरियोला वायरस के द्वारा नहीं होता है ना, वेरिसेला वायरस के द्वारा होता है, ध्यान दीजिएगा, वेरिसेला वायरस के द्वारा। बाकी ये तीनों अपनी जगह पे सही है, ये गलत है, वेरियोला नहीं वेरिसेला है। क्लियर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है? तो इसमें देख लीजिएगा, जो ये थोड़ा सा डाउट था, वेरियोला वायरस, इससे इस वायरस से क्या होता है? इस वायरस से अगर आप देखेंगे तो चेचक होता है। क्या होता है? चेचक। और चिकन पॉक्स का जो है वो वेरिसेला वायरस है। क्या है? वो वेरिसेला वायरस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बहुत कन्फ्यूजन में माइनर था, तो आप क्लियर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वात स्फीति एक विकार है। ठीक है, किसका? तंत्रिका का, श्वसन का, उत्सर्जन का, संचरण का। किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्वसन का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथी में। श्वसन तंत्र का क्या है? ये एक तरह का विकार है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, 119 हो गया इसमें, तो ठीक है 20 देखिए। मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है? किस ग्रंथि का नाम पूछ रहा है? पीनियल ग्रंथि, एड्रेनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अग्नायस ग्रंथि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 120 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये क्या होता है? पीनियल मेलाटोनिन जो है ये पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित एक हार्मोन है। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, ग्रंथि पीनियल ग्रंथि के द्वारा
स्रावित होता है। क्लियर है। मेलाटोनिन होता है क्या है, या आपका जो इसमें क्या क्या कलर फिर उसके लिए भी डिसाइड करता है, और आपको नींद चक्र स्लीपिंग साइकिल को ये नियंत्रित करता है। क्लियर है, इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, जब किसी पुरुष में बढ़े हुए स्तन, शरीर पर कम बाल, मानसिक मंदता और जनन अक्षमता की स्थिति होती है तो वह किस बीमारी से मतलब ग्रसित होता है। यहाँ पे हमें बताना तो डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, इस तरह की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो कौन सा उसको दिक्कत होती है, तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम उसको दिक्कत होती है। ठीक है, ये तरह के क्या है, ये एक तरह का गुणसूत्र जो है जीन लेवल का ये डिसबैलेंस है, जिसमें एक तरह की हेड सिंड्रोम में बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जान लीजिए थोड़ा सा। अच्छा, सिंड्रोम के बारे में, टर्नर सिंड्रोम देख लिए। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है। टर्नर सिंड्रोम भी ये किसी शिशु में जैसे होता है ना कि एक्स और वाई जिसमें निर्धारण में गड़बड़ी हो जाती है। इसमें क्या होता है कि महिलाओं में जो एक्स होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक्स की कॉपी गायब हो जाती है पुरुष वाले में, तो उसमें क्या हो जाता है, टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 122, एस्परगिलस नाइगर एक सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, लैक्टिक अम्ल के उत्पादन में, एसिटिक अम्ल के उत्पादन में, सिट्रिक अम्ल या ब्यूट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्परगिलस नाइगर जो है इसका सूक्ष्म जीव है, इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा कुछ अलग से नाम बता दे। एसिटिक अम्ल के उत्पादन में आप देखेंगे किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो एसिटिक अम्ल के उत्पादन में आप देखेंगे एसिटोबैक्टर, क्या एसिटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। नाम नोट कीजिएगा, फिर से बोल रहे हैं, एसिटोबैक्टर का उत्पादन यूज़ किया जाता है एसिटिक अम्ल में। लैक्टिक अम्ल की अगर हम बात करें लैक्टिक अम्ल में, तो लैक्टिक बैसिलस, लैक्टोबैसिलस का यूज होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल में। फिर बच गया आपका कौन सा, ब्यूट्रिक अम्ल। ब्यूट्रिक अम्ल में क्या होता है, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम स्टेडियम और ब्यूटालिकम, ये क्या होता है ब्यूट्रिक वाले में। लेकिन हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी, सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में ये नाइजर वाला यूज होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 123, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है। लाइकेन जो है सजीवी संबंध दर्शाता है ईस्ट और प्रोटोजोआ के बीच में, प्रोटोजोआ शैवाल के बीच में, कवक जीवाणु के बीच में, कवक एवं शैवाल के बीच में। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कवक और शैवाल के बीच में ये दर्शाता है लाइकेन जो है सजीवी संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124, पादप उत्तकों के बारे में दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों के कौन सा से सही है। तो देखेंगे पोलन काइमा स्थूलकोण जो है उत्तक में मोटी कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं होती है और तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं। क्या करती है, तन्यता शक्ति प्रदान करती हैं, बात बिल्कुल सही है। और पैरेन काइमा जो है उत्तक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं, आंतरिक उत्तकों के रूप में कार्य करते हैं। क्या करते हैं, और उसके रूप में कार्य करते हैं, लेकिन नहीं, पैरेन काइमा वाला गलत है। तो राइट आंसर हमें चूज करना है। ठीक है, सही आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल ये। ठीक है, ऑप्शन ए केवल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो दोनों स्टेटमेंट दिया हुआ है, पोलन काइमा के बारे में जानकारी से, पैरेन काइमा के बारे में चीज़ें गलत है। ठीक है, प्रत्येक इसमें क्या होता है, पैरेन काइमा अगर आप देखेंगे तो इसमें ये जो है जीवित कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं नहीं होती हैं, तो यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, बाकी काम इसका फंक्शन सही था, तो सिर्फ हमें राइट आंसर बताना था। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एक सही है इसका। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ से एक बार क्वेश्चन तो एक फुल रहता ही है, कौन सा से सुमेलित नहीं है। विटामिन दिया हुआ है, विटामिन और रासायनिक नाम। विटामिन B3 कह रहा है, विटामिन B3 नियासिन। ठीक है, बिल्कुल सही है। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ये भी सही है। विटामिन D टोकोफेरॉल, विटामिन D और टोकोफेरॉल, विटामिन D और टोकोफेरॉल, जी नहीं, बिल्कुल गलत। टोकोफेरॉल किसका नाम है, तो फिर टोकोफेरॉल किसका नाम हो जाएगा, ये होता है विटामिन ई का। किसका, विटामिन ई का। विटामिन के फिलोक्विनॉन। ठीक है, ये तो ठीक है अपनी जगह पे। विटामिन के का क्या है, सही है। अब हमें बताना क्या था, हमें गलत बताना था कौन सा ही सुमेलित नहीं है, तो बता दिया हमने, ये सी वाला सुमेलित नहीं है। क्यों नहीं सुमेलित है, विटामिन डी का नाम हमने आपको बता दिया कि कैल्सिकल्फेरॉल होता है। ठीक है, और टोकोफेरॉल किसका है, विटामिन ई का है। क्लियर हो गया क्वेश्चन ये। आई होप कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों सही है, तीनों सही है। ठीक है, ए बी सी अपनी जगह पर सही है,
और हमसे गलत पूछा है, तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहते हैं, विटामिन डी को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? तो जो लिपिड होता है उसके संश्लेषण का प्रमुख स्थल कौन सा है? ऑप्शन दिया है कि अंतःप्रद्रव्यीय जलिका, गोल्गी का, लाइसोसोम या सेंट्रोसोम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतः, ठीक है, प्रद्रव्य जलिका। ठीक है, इसको ई खार बोल देता है, एंडोरेटिकुलम भी बोलते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक रफ ER होता है, ठीक है, रफ वाला होता है, और एक स्मूथ होता है। तो रफ वाला होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो होता है राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। और एक जो स्मूथ है उसमें राइबोसोम्स का एब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। कह रहा है कि पादप संघ के उभयचर है कौन सा? तो पादप संघ के उभयचर किनको कहा जाता है? टेरिडोफाइट्स को, ब्रायोफाइट्स को, या जिम्नोस्पर्म, थैलोफाइटा। तो ये कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या कहा जाता है? पादप संघ का उभयचर। ठीक है, पादप संघ का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ठीक है, ये ब्रायोफाइटा इस तरीके के हैं जो देखेंगे आप जल और भूमि दोनों पर ये क्या होते हैं? जीवित रह सकते हैं। तो इनको क्या कहता है? पादप जगह का उभयचर कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 128। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। यूरेसिल RNA में मौजूद क्षारों में से एक है। ठीक है, तो यूरेसिल में जो यूरेसिल है ये RNA में मौजूद होता है, बात सही है। DNA का आधार जो है युग्मन एडेनिन, थाइमिन तथा ग्वानिन और साइटोसिन है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो युग्मन होता है इसके बीच का बॉन्ड जो है AT और GC के बीच का बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये भी सही है। थर्ड है, कोरोना वायरस में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में RNA होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? RNA होता है। ठीक है, भी सही है। तो गलत कौन सा में पूछ रहा है? DNA में RNA की तुलना में न्यूक्लियोटाइड की एक छोटी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। ये जो यहाँ पे गलत है, इसमें क्या होता है? ये श्रृंखला जो है छोटी श्रृंखला नहीं होती है। यहाँ पे जो देखेंगे ये श्रृंखला क्या होती है? बड़ी श्रृंखला या लंबी श्रृंखला होती है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन तो यहाँ पे सही है। ठीक है, लेकिन पूछा हमसे गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बता दें क्यों गलत है। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड की एक लंबी श्रृंखला होती है, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 129। रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि अमोनिया का उत्पादन प्राकृतिक गैस से होता है। ठीक है, अमोनिया का उत्पादन क्या होता है? प्राकृतिक गैस से होता है। तो बात बिल्कुल सही है। सल्फर तेल शोधन प्रक्रिया का उप उत्पाद है। ठीक है, सल्फर क्या है? तेल शोधन प्रक्रिया का एक उप उत्पाद है, यानी ये भी सही है। पूछ रहा है इसमें सही कौन है? तो दोनों सही है। तो आप अगर ध्यान देंगे, आप यहाँ पे दोनों सही होने के बाद एक और 2 ऑप्शन जो है आपको सी पे ना देकर डी पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ भी ऑप्शन टिक करते समय आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जहन में रहता है कि हाँ ये भी सी पे होगा, तो सी लगा देते हैं, बट सी पे देखें अपने दिए, डी पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन में भी देखना है कि जो हमें हमारा सही है, एक और 2 दोनों, वो कहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु वायरस के कारण नहीं होता है? ठीक है, विषाणु के कारण नहीं होता है। तो यहाँ पे दिया पोलियो, डेंगू, तपेदिक, खुरपा एवं पकार रोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तपेदिक राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है विषाणु के कारण नहीं होता है। तपेदिक जो है आप देखेंगे ये जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाते हैं, जीवाणु, विषाणु और फंगस होने वाले रोग। तो जीवाणु से होने वाला है पोलियो, डेंगू, खुरपका। ठीक है, ये रोग होने वाले, और नहीं कौन सा होगा? ये तपेदिक। तपेदिक क्या होता है? ये जो होता है जीवाणु से होने वाला रोग है, ना कि विषाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम जो है ट्यूबरकुलोसिस में होता है, जिसके कारण ये कारक ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कितना? क्वेश्चन नंबर 131। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सीसी मक्खियों द्वारा फैलता है? तो सीसी मक्खियों के द्वारा कालाजार, डेंगू, निद्रा रोग या मलेरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निद्रा रोग। जो स्लीपिंग सिकनेस है वो सीसी रोग जो मक्खी है, इसके द्वारा, ये निद्रा रोग जो है इसके द्वारा ये वाहक होती है। मक्खियाँ क्या होती हैं? ये इनके द्वारा फैलता है। तो वाहक कौन हो जाएंगे इसकी? निद्रा रोग की सीसी फ्लाई है। ठीक है, अफ्रीकन सीसी फ्लाई है, जो अफ्रीका में ट्रिपैनोसोमियासिस जो है, ठीक है, अफ्रीकी मानव में होता है ट्रिपैनोसोमियासिस,
ये निद्रा रोग के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये परजीवी रोग है और इसमें क्या होता है, ये जो है संक्रमित फैलता है किसके द्वारा, शीशी मक्खियों के द्वारा काटने से फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 132। माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है। तो माँ के दूध में किस प्रकार का एंटीबॉडी पाया जाता है, तो इसमें आप देखेंगे कि IgD, IgA, IgE या IgM। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IgA, ठीक है। IgA मानो यूमोग्लोबिन जो है इसका 10 से 15% यहाँ बनता है, ठीक है। और ये जो है सीरम, बलगम और उसके साथ साथ स्तन के दूध है, ठीक है। आंतों के तरल पदार्थ वहाँ पे पाया जाता है। माँ के दूध में जो है IgA होता है, ठीक है। जो इसके जो विशेषता IgA की विशेषता क्या है कि ये आप देखेंगे नवजात के जो जठरांत्र हैं उसके संबंधी मारक रोगजनों से बचाता है, ठीक। तो माँ के दूध में कौन सा ये पाया जाता है, IgA, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, उसमें क्या कह रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। वसा में घुलनशील नहीं है तो यानी किस में होगा, जल में घुलनशील। जल में घुलनशील 2 ही विटामिन है, बी और सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे, ठीक है। वसा पूछ रहा है तो वसा में घुलनशील हम देखेंगे तो विटामिन ए के ये सब हो जाएंगे। बी जो है ये वाटर सॉल्युबल है और इसके साथ साथ एक और विटामिन याद रखिएगा सी, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। इसमें कह रहा है कि लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी से सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं, नहीं पूछा हुआ है। तो ये जो है आप देखेंगे किससे सुरक्षा नहीं प्रदान कर रहे हैं, टेटनस, खसरा, रोटा वायरस या कंठ माला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेटनस, ठीक है। टेटनस से ये जो है सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि इसके द्वारा जो बनने वाले रोगाणु है, ठीक है, वो कमज़ोर होते हैं और ये प्रकृति के रूप में प्राकृतिक जो संक्रमण रोकने में सहायक होते हैं, ठीक है। तो ये 3 का हो जाएगा और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक फल नहीं है, ठीक है। ट्रू फल नहीं है, आम, कीवी, ब्लूबेरी या स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी क्या है, ये ट्रू फल नहीं है, ठीक। बाकी आपको याद रखेंगे ट्रू फल क्या होता है कि जब किसी फल में जो है ना केवल अंडाशय होता है, ठीक है, फल के निर्माण में भाग लेता है केवल अंडाशय ही। अगर ट्रू फल की बात करें तो उसमें केवल अंडाशय, ठीक है, अंडाशय ही फल के निर्माण में भाग लेता है, उसको ट्रू फल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखेंगे आम है, कीवी है, ठीक है, ब्लूबेरी है, ये सब क्या है, ट्रू फल है। बाकी इसमें ट्रू फल नहीं है तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी स्ट्रॉबेरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136। 136 का रैंडम लिखिए कि में से कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है। तो कौन सा पशु कोशिका में मौजूद होता है, राइट आंसर जीव द्रव्य, ठीक है, सीलिया, प्लास्टिड या कोशिका भित्ति। तो इसमें कह रहा है पशु कोशिका, ठीक है, जंतु नहीं, जंतु एनिमल कोशिका, ठीक है, इसमें कह रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सीलिया, ठीक है। बाकी इन दोनों है प्लास्टिक कोशिका भित्ति, सब इसमें प्लांट वाले में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 137, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट के प्रसंस्करण के लिए निसर्गुना, ठीक है, तकनीक विकसित की गई है किसके द्वारा, इसरो के द्वारा, बार के द्वारा, नासा के द्वारा या DRDO के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये तकनीक जो विकसित की गई है निसर्गुना तकनीक, ये जो है बार्क के द्वारा की गई है, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। क्लियर। तो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, निसर्गुना तकनीकी, ये किसके लिए, जैव निम्नकरणीय के लिए और बार्क के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138। हाइड्रोजन ईंधन सेल का एक उपकरण जो परिवर्तित करता है, ठीक है, जो परिवर्तित करता है किसको, हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या परिवर्तित करता है, ठीक। तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हाइड्रोजन सेल, ठीक है। क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है हाइड्रोजन सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, ठीक है, ब्लॉकचेन से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन रीड कर देखिएगा। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के बारे में पूछ रहे कौन सा सही है। तो ब्लॉकचेन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बूंदी नाम से विश्व का पहला सार्वजनिक बॉन्ड लॉन्च किया है, सही बात है। बेस्ट वर्जीनियस ब्लॉकचेन जो है माध्यम से इंटरनेट जो है इसकी वोटिंग की अनुमति देने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन से रिलेटेड ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 39, ठीक है। दूसरा वाला जो है केवल इसमें सही है, ठीक है। पहला इसमें
बूंदी वाला इस नाम से नहीं लॉन्च किया है। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे ये बॉन्ड है केवल, ठीक है। तो ये पहला गलत है, इसमें केवल 2 सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला वाला गलत है, ठीक। इसमें जो डेटाबेस जो संकलित किया जाता है वो किस नाम से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये विश्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसके द्वारा? IMF के द्वारा नहीं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉन्च किया, तो ऑप्शन बी केवल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 140। ग्लोनास किस देश की वैश्विक नेविगेशन प्रणाली है, ठीक है। जापान, रूस, अमेरिका या चीन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ग्लोनास जो है आप देखेंगे ऑप्शन बी, ठीक है। इसकी क्या है? ये एक प्रणाली है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। कह रहा है कि भारत का जो है नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया था, तो कब शुरू किया गया था? वर्ष 2007, 12 या 8 या 14, ठीक है। तो ये कब शुरू किया गया था? तो स्टार्ट किया गया था वर्ष 2007 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी जो मिशन भारत का 2007 में स्टार्ट किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक। पूछ रहा कौन सा सही है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि AICR वर्ष 2018 में स्थापित एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये 2018 नहीं है, 2014 है। कितना है? 2014 है। स्टार्टअप के लिए उष्मायन वातावरण को बढ़ावा देने के लिए इसके द्वारा टेक स्टार्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा सही है। ऑप्शन में देखेंगे तो हो जाएगा ए भी गलत, ए भी गलत, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। केवल 2 सही है, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। निर्भय मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निर्भय मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे ये लंबी दूरी का सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक। और इसके साथ साथ क्या है कि यह एक मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकता है और यह एक अत्यधिक उन्नत जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली निर्देशित करता है। इसके दोनों ऑप्शन जो है ये सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों निर्भय मिसाइल के संदर्भ में दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 144। कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स जो है का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 144 जो है आप सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। IPL में चर्चा में भी था, अभी कोविड से जो डेथ हो रही थी तो उसके रिगार्डिंग ये चर्चा में था, तो इसका कोवैक्स का ध्यान रखिएगा। अरोरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरोरा क्या है कि ये प्रकाशीय घटनाएं जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समीप घटित होती हैं। क्या होती हैं? पश्चिमी और उसके समीप घटित होती हैं, तो ये सही है। और वे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र तथा वायुमंडलीय क्षेत्र सूर्य के अवशिष्ट कणों परस्पर क्रिया करने के कारण होता है, ठीक है। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये क्या कह रहा है? ये भी यहाँ पे सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरोरा से रिलेटेड दोनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुडनकुलम जो है, कुडनकुलम कहाँ पे है? तो आप देखेंगे यहाँ पे ये तमिलनाडु, ठीक है। काकरापार गुजरात सही है। नरौरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश सही है। और बात करेंगे कैगा तो ये नाम महाराष्ट्र में नाम में कहाँ पर है? कैगा कर्नाटक में है, ठीक है। कहाँ पे? कर्नाटक में, ठीक। तो पूछ रहा हमसे गलत कौन सा है? यहाँ पर डी ऑप्शन ही गलत है, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको फिर से बता, तीनों अपन आपस में सही है, ठीक है। बस महाराष्ट्र वाला गलत है। कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किससे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 मई, 14 मई, 16 मई या 20 मई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 11 मई। 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 148। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किरणें खोजकर्ता सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा सही सुमेलित? इंफ्रारेड के बारे में अगर हम बात करेंगे, ठीक। इंफ्रारेड W और हर्शेल, ठीक। W हर्शेल के द्वारा, ठीक है। और एक्सरे जो है रॉन्जन के द्वारा, ये भी सही, ये भी सही है। पराबैंगनी किरण ये रिटर के द्वारा, और गामा किरणें HR हर्ट्ज, ठीक है। तो ये वाला गलत है। गामा किरणें जो है पॉल विलॉर्ड के द्वारा, किसके द्वारा? पॉल विलॉर्ड के द्वारा इसको खोजा गया है, न कि HR हर्ट्ज के द्वारा। HR हर्ट्ज के द्वारा कोई और किरण सर्च की गई है, ठीक है। HR हर्ट्ज के द्वारा जो है
हेनरी हर्ट्ज जो है ये रेडियो तरंग के बारे में, किसके बारे में, रेडियो तरंगों के बारे में। यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देंगे, ठीक है। पॉल विजॉर्ड इसके हो जाएंगे, बाकी तीनों आपस में सही है। और रेजर हर्ट्ज जो है रेडियो तरंग के खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण नहीं है। तो मृगमरीचिका है, ऑप्टिकल फाइबर है, तारों का प्रकाश चमकना, हीरे का चमकना है, ये तारों का टमटमाना जो है ये नहीं है, तारों का प्रकाश इससे रिलेटेड नहीं है। जब ये PYQ कराया था तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन और उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल एक जगह आपको हमने नोट कराया था, ठीक है। तो मृगमरीचिका, ऑप्टिकल फाइबर, हीरे का चमकना सारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन सी नहीं है, तारों का प्रकाश जो है ये क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया को एक उपयोग करके ठीक किया जा सकता था। हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया था, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस, किसके द्वारा सही किया जा सकता है। तो उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस। हाइपरमेट्रिया जो है एक दूर दृष्टि है, ठीक है, दूर दृष्टि को किससे दूर किया था, उत्तल लेंस से, ठीक है। तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है, ठीक। PYQ जो एग्जैक्ट पेपर है उसके सेगमेंट वाइज साइंस का भी स्टार्ट हो चुका है ना। ये इतने सारे सेशन आ चुके हैं प्रीलिम्स के, वो आप जाइए वहाँ पे PYQ में कीजिए। वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को लेकर PYQ के सेगमेंट वाइज क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस किया जा रहा है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है साथियों। तो इस सेशन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ UPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में जितने सारे टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ आ गई हैं उनको जाकर एकदम देख डालिए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज हमने आपको शुरू में बता दिए हैं कि क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। कि एक तो आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, PYQ लगाएंगे, ठीक है, और अपना शॉर्ट नोट्स, ठीक है, और घटना इतनी सारी चीज़ों को आप कवर अप कीजिए। और साथ साथ उत्तर प्रदेश स्पेशल को मिस ना कीजिएगा। उत्तर प्रदेश स्पेशल की वीडियोज़ आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आ चुके हैं और अगले 4 से 5 दिन में हो सके तो पूरा UP स्पेशल आपका कंप्लीट हो जाएगा। और UP स्पेशल के लिए बता दें, उससे अलग कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको थोड़ा सा हम दिखा दें, कुछ इस तरीके से टॉपिक कवर किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का। आप देखिए, जनगणना, संगीत, नृत्य उत्सव, धार्मिक स्थल, पर्यटन, ठीक है। और आज भी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो टॉपिक था उसके भौगोलिक संरचना से रिलेटेड। इस तरीके से सारी चीज़ आपको UP स्पेशल को मिल जा रही है। सेशन मिस मत कीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए। जो कोई भी आपके डाउट्स हैं उसको बस जरूर कमेंट कर दीजिएगा और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।